Hello dear, welcome you all to the lecture number 23 in the course on differential equation. Differential equations के इस कोर्स में ठीक ठाक डिस्कशन हमारा चल रहा है एंड डिस्कस करते करते हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सो कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन सो मच ऑफ टाइम इनटू द डिस्कशन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मैंने शुरुआत में आपके 2 लेक्चर्स डिस्कशन किए थे अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है. तो हमने डिस्कशन करा था, अगर मैं इन शॉर्ट ब्रीफ में अगर इसको बताऊँ तो हमने डिस्कशन करा था कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 का फॉर्म का है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे अगर हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू के बराबर आ जाती थी. और अगर ऐसा नहीं होता था तो हम बोलते थे कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है. फिर हमने डिस्कशन करा था कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो अगर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशंस की बात करें तो हम लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, है ना, बाय कीपिंग वाई जो है वो कांस्टेंट, और हम इंटीग्रेशन करते थे एन के अंदर उन टर्म्स का, है ना, जो कि एक्चुअली में होते थे इंडिपेंडेंट, किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और उसका इंटीग्रेशन करते थे वाई के रिस्पेक्ट में. इसी को डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट लेक्चर के अंदर. इसके ऊपर हम प्रॉब्लम कर रहे थे और प्रॉब्लम करते करते हमारे पास एक अंत में एक इंटीग्रल आया था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. और इस इंटीग्रल का आंसर हमने आपको होमवर्क दिया था कैलकुलेट करने के लिए. अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि एक होमवर्क प्रॉब्लम था. इसको मैं अलग से होमवर्क वाले सीरीज़ के अंदर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा एक इंटीग्रल है जो कि एक ना डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम अगर होता तो मैं भले ही उसको डिस्कस कर रहा था अलग से, बट एक छोटे से इंटीग्रल के लिए, वैसे छोटा नहीं है ये, जिसको हम डिस्कस करते हैं कैसे करते हैं. मैंने आपको हिंट भी दिया था कि इस इंटीग्रल को करने के लिए आप जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. आप में इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करना होता है, एक को बोलना पड़ता है फर्स्ट फंक्शन, एक को बोलना पड़ता है सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो, सेकंड फंक्शन उसको बोलते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो. अगर तो अगर आप गौर से देखेंगे तो x का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, तो अगर इसको हम सेकंड फंक्शन बोल दें और कॉस ऑफ एक्स को अगर फर्स्ट फंक्शन बोल दें तो उस सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. तो अगर फर्स्ट फंक्शन हमने कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को माना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो यहाँ पे दिख रहा है कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा माइनस का साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और चेन रूल की वजह से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x. तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. तो x का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये पूरा इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. अगर आप गौर से देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस कपल अप हो जाएगा और बन जाएगा ये प्लस, और अगर नीचे से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये बाहर में आ जाएगा 1/2. इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x dx. कुछ नहीं किया है, इस एक्स स्क्वायर को रहने दिया है, 2x को, है ना, मतलब सिंपली टर्म्स को आगे पीछे मैंने अरेंज कर लिया है और इस तरह से हमने लिख दिया है. अब अगर ये वाला इंटीग्रल हमारा हो जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. इस इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करें, अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, साइन के अंदर भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x भी यहाँ पे दिख रहा है. तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को t सब्सटीट्यूट कर दूँ और तो उस सिचुएशन में 2x dx को रिप्लेस कर सकते हैं dt से. तो अगर हम इस इंटीग्रल को थोड़ी देर के लिए I1 बोल दें तो I1 जो है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने बोल दिया है t, तो रख दीजिए t. साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को बोला है t, तो वो बन जाएगा साइन t, और 2x dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से. अगर आप गौर से देखेंगे तो फिर से एक्चुअली में ये जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन बन गया है, तो आप फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं, है ना. तो फर्स्ट फंक्शन इसको बोला, सेकंड फंक्शन इसको बोला, है ना, तो फिर से लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट. तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का आ जाएगा कॉस t dt. अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से माइनस का t cos t आपके पास आ जाएगा, माइनस का cos t इंटू टी, और ये बाहर में ये बाहर का माइनस और अंदर का माइनस दोनों कपल अप हो जाएंगे प्लस, और ये इंटीग्रेशन ऑफ cos t, और cos t का इंटीग्रेशन तो आपको आता है ना sin t, तो ये पूरा बन जाएगा sin t माइनस का
टी कॉस टी। समझ में आ रहा बात? इसका इंटीग्रेशन आया साइन टी और ये बाहर से पहले पढ़ा हुआ था माइनस का टी कॉस टी, तो इसको अरेंज करके ये लिख लिया। साइन टी माइनस का टी कॉस टी इसका इंटीग्रल आया। तो अगर हम फाइनल ओवरऑल इंटीग्रल लिखने जाएं, हाँ, तो अगर हम ओवरऑल इंटीग्रल की बात करें, है ना, तो ओवरऑल इंटीग्रल जो है हमारा क्या बन जाएगा? तो ओवरऑल इंटीग्रल जो है हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है ना। चूंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स टाइम्स ऑफ, है ना, एक मिनट को, है ना, इंटीग्रेट कर रहे थे ये, तो इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और साथ ही साथ आपके पास था प्लस का हाफ था और वो आ गया था बीच में, एक मिनट, है ना, बाहर में क्या आ गया था? ये वाला प्लस के हाफ के बाद ये, और इसका इंटीग्रल हमने निकाल लिया है साइन टी माइनस का टी कॉस टी, राइट। तो अगर हमने साइन टी माइनस का टी कॉस टी निकाल लिया है तो फिर हम इसको पुट कर देते हैं वहाँ पे। तो अगर हम साइन टी माइनस का टी कॉस टी यहाँ पे पुट कर दें, और टी हमारा था क्या? एक्स स्क्वायर, तो साइन टी माइनस का टी कॉस टी, तो जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर रख दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर है। वैसे अगर चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कि एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ये प्लस का बन जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, और माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? 2। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक और जो है वो प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल, और हमारा आंसर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आई होप आपको ये जो सोल्यूशन था इंटीग्रल का वो जो है आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी गर्मी है फिलहाल। लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कुछ ऐसा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एम डी एक्स और एन डी वाई का फॉर्मेट का, और उसको सॉल्व करने को बोला है। तो जैसे ही हमने फॉर्मेट दिखा तो अपने को एक ख्याल आया कि कहीं हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या फिर नहीं है। तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हमें बार बार वही करना पड़ेगा कि m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, और n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, और चेक करना पड़ेगा कि डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू डेल n अपॉन डेल x के वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि m क्या है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्मेट साथ क्या किया, उसके साथ हमने इसको कंपेयर किया। तो अगर कंपेयर करोगे तो dx से जुड़ा वाला जो फंक्शन है वो m है, तो ये पूरा अपना m फंक्शन हो जाएगा। तो m है वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर में एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब, और जो अपना n फंक्शन है वो क्या है? 2xy इंटू ई की पावर में एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, राइट। अच्छा, अगर ऐसा सिचुएशन है तो पहले हम m का डेरिवेटिव निकालते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो अगर डेल m अपॉन डेल y निकालने जाओगे तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो ये जो सेकंड टर्म है 4x क्यूब, चूंकि ये x वाला टर्म है तो x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और बचा फिर ये वाला टर्म। इन दोनों टर्म्स में देखोगे तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो क्या करेंगे, ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर को बाहर रखा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर अगली बार हम वाई स्क्वायर को बाहर रखेंगे और ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। चेन रूल की वजह से जब एक्स वाई स्क्वायर को डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो फाइनली एक्स तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्स को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2y। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है ना। अच्छा, यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 2y कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2y दिख रहा है, यहाँ पे ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी ई की पावर एक्स वाई दिख रहा है। तो अगर हम ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर अलग निकाल लें और 2y अलग निकाल लें तो ये जो पूरा टर्म है इसमें बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2y हमने बाहर निकाल ही लिया और ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो x बचेगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। तो अगर इसी को अरेंज करके लिख लें तो 2y इंटू ई की पावर में एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एक्स वाई स्क्वायर आया किसकी वैल्यू, ये आया डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो n फंक्शन है वो है हमारे पास, देख लीजिए क्या है, तो जो n फंक्शन है वो है 2xy मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर में एक्स वाई स्क्वायर, और क्या है, और है माइनस का 3y स्क्वायर, और है माइनस का 3y स्क्वायर। तो अगर हम n का पार्शियल डेरिवेटिव निकालें x के रिस्पेक्ट में तो जो y वाला टर्म है ये सेकंड वाला टर्म, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो भी डेरिवेटिव होगा इसका होगा।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में चूंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो हमने क्या किया 2y को तो पहले ही बाहर निकाल लिया। जैसे ही 2y को बाहर निकालोगे तो बचेगा x और एक बचेगा e की पावर में xy स्क्वायर। तो अगर e की पावर में xy स्क्वायर को बाहर निकाला, x को डिफरेंशिएट किया, चेन रूल लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल, कि पहले को बाहर रखा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस इस बार x को बाहर रखेंगे और e की पावर में xy स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो e की पावर में समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर दैट थिंग, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y स्क्वायर को बाहर निकालना पड़ेगा और x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1। तो ये 2y तो बाहर पर आई हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो ये बन जाएगा e की पावर में xy स्क्वायर और ये बन जाएगा xy स्क्वायर टाइम्स ऑफ e की पावर में xy स्क्वायर। इस वाले टर्म में भी e की पावर xy स्क्वायर है, इस वाले टर्म में भी e की पावर xy स्क्वायर है, तो अगर हम कॉमन निकाल लें e की पावर में xy स्क्वायर तो ये बन जाएगा 1 प्लस का xy स्क्वायर। तो हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू निकल करके आ गई, दैट इज 2y इंटू ई की पावर में xy स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का xy स्क्वायर। तो अगर आप गौर से ऊपर मिलाएं तो क्या डेल एम अपॉन डेल एक्स की भी डेल एम अपॉन डेल वाई की भी वैल्यू यही आई थी क्या? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वो डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर आई थी। तो इतना तो पता चल गया कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, वो है एग्जैक्ट। अब जैसे ही पता चला कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन तो हमें आता है। सॉल्यूशन होता है एम डी एक्स का इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट रखते हुए और एन डी एक्स एन डी वाई का इंटीग्रेशन, लेकिन n के अंदर वही टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा जिसके अंदर x है ना इंडिपेंडेंट है ना इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो अपने पास m क्या है, तो सबसे पहले हम m को देखने गए। तो अगर आप m को देखने जाओगे तो m ये था, तो m अगर देखोगे तो y स्क्वायर इंटू ई की पावर में xy स्क्वायर है ना, तो m था अपने पास y स्क्वायर इंटू ई की पावर में xy स्क्वायर और प्लस का था 4x क्यूब dx, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन करना है बाय कीपिंग y को कांस्टेंट और n के अंदर उन टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है ना जिसके अंदर जो है वो x नहीं है। तो n के अंदर देखने गए कि किसके अंदर अपने पास x नहीं है, तो n के अंदर अगर गौर से देखोगे तो x वाला टर्म, इसमें देखो इस वाले टर्म x है, इस वाले में टर्म नहीं है, तो माइनस का 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 3y स्क्वायर dy। चलिए सॉल्व कर लीजिए। y को कांस्टेंट रखना है तो y स्क्वायर को बाहर आ गया तो इसको लिख सकते हैं e की पावर में, e की पावर में है e की पावर में xy स्क्वायर ds प्लस 4 टाइम्स ऑफ x की का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 4/4 आ जाएगा। ये -3 तो बाहर रखेगा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ राइट साइड में कांस्टेंट, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। अगर आप गौर से देखेंगे तो y स्क्वायर तो बाहर है, e की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन होता है e की पावर दैट थिंग। अच्छा ये dx होगा, सॉरी माई मिस्टेक। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो जो y स्क्वायर है वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा y स्क्वायर, ये प्लस का बचेगा x की पावर 4 माइनस का y³ c, y स्क्वायर कैंसिल हो गया तो e की पावर में xy स्क्वायर प्लस का x की पावर 4 माइनस का y³ c। सो ये हमारा सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है जो आप जो है वो घर से करके आ रहे होंगे, सॉल्यूशन इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ है समझ में आ गया होगा। लास्ट टाइम मैंने थोड़ी जल्दी कर दी बट आई होप अगर आप ठीक से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन डियर।